बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है बिहार की। बिहार के उस समय की जब वहाँ के सीएम लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। तो एक समय की बात है, बिहार के पटना में गांधी मैदान में एक आयोजन होता है। उस आयोजन में बड़े-बड़े बिहार के नेता, अभिनेता आते हैं। उन्हीं में से एक लालू यादव भी थे। अब सभी बारी-बारी अपने हिस्से का भाषण दे कर के चले जाते हैं। अब बारी आती है लालू यादव की। तो जो ऑडिटोरियम में जो बंदा खड़ा था, वो लालू यादव का नाम लेता है और बोलता है, लालू यादव जी अब आप आइए, आपकी बारी है स्पीच देने की। तो लालू यादव खड़े होते हैं। खड़े होकर के 2 मिनट तक इधर-उधर देखते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि लालू यादव अभी तक ऑडिटोरियम में स्पीच देने के लिए आए क्यों नहीं। ये खड़े होकर के इधर-उधर जनता को देख क्यों रहे हैं। जब थोड़ी देर और बीत जाती है तो लगभग 5-7 मिनट बाद एक ऑफिसर भाग करके आता है और लालू यादव के सामने पीक दान रखता है। लालू यादव उस पीक दान में अपना गुटखा, पान मसाला जो भी खा रहे थे वो थूकते हैं और उसके बाद अपना स्पीच देना शुरू करते हैं। तो ये देख कर के सबके होश उड़ जाते हैं कि एक ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जिसका ओहदा इतना बड़ा होता है, वो एक नेता के सामने ऐसे पीक दान लेकर के जा रहा है जिसमें वो नेता थूक रहा है। मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी मेहनत, उसकी रैंक, उसकी इज्जत सब उस नेता के पीक दान में समा गई। लालू यादव ने उसकी इज्जत को अपने दांतों तले दबा करके उसी पीक दान में थूक दिया। ये देख करके बहुत से लोगों को शौक लग जाता है कि क्या एक आईपीएस ऑफिसर की यही इज्जत है हमारे देश में। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है लालू यादव के राज की, जिसको जंगल राज भी कहा करते थे। जंगल राज इसलिए कहा करते थे क्योंकि लालू यादव के राज में किसी भी ऑफिसर की कोई औकात नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। वो सिर्फ नाम के ऑफिसर्स थे। उनको उस समय के नेता अपने इशारों पे ऐसे नचाते थे जैसे वो उनकी नचनियाँ हों। इसी समय की बात है, एक आईएएस ऑफिसर की बीवी चंपा विश्वास की, जिसके ऊपर नेताओं के और नेताओं के बेटों के बुरी नज़र पड़ जाती है, जिसका अंजाम ये होता है कि लगभग 2 साल तक वो अपने साथ इस होते हुए प्रताड़ना को सहती है। तो सोचिए, उस वक्त का लॉ सिस्टम, उस वक्त का कानून, वहाँ के प्रशासन कितना कमज़ोर होगा जिसने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी को भी न्याय देने में असफल रहा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी असफलता के बारे में, जानेंगे कैसे उस समय की सरकार किस तरीके से असफल रही चंपा विश्वास को न्याय देने में। उसे न्याय तो मिलता है लेकिन कैसे आधा अधूरा न्याय मिलता है और उसको न्याय मिलने में भी कितनी कठिनाई होती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ सर्वेश, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। सबसे पहले बता दूं आपको कि आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास अपनी वाइफ चंपा विश्वास के साथ जन समाज कल्याण बोर्ड में क्वार्टर्स में रहा करते थे। उनके क्वार्टर के बगल में उस वक्त की विधायक और अध्यक्ष हेमलता जी भी रहा करती थी। हेमलता जी एक दिन एक फ़ोन घुमाती हैं जो कि था बीबी विश्वास के घर पे। वो फ़ोन को उठाती है चंपा विश्वास। जैसे ही चंपा विश्वास फ़ोन उठाती है, सामने से आवाज़ आती है कि मेरा नौकर आज बीमार है, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आ सकती हो। चंपा विश्वास को शौक लगता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ हूँ भाई, अगर आपका सर्वेंट बीमार है तो आप दूसरे सर्वेंट को बुला लीजिए। लेकिन चंपा विश्वास कुछ करती नहीं है, इस बारे में कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप से हेमलता जी के घर पे चली जाती है उनकी मदद करवाने। जैसे ही चंपा विश्वास घर में जाती है, वो देखती है हेमलता जी अपने बाकी फेलो विधायकों के साथ मीटिंग कर रही होती है। उनको इशारा मिलता है हेमलता जी की तरफ से कि उधर किचन में चले जाओ, नौकर वहीं पे है। चंपा बिल्कुल वैसे ही करती है, वो जाती है। जैसे ही वो किचन में जाती है तो वो किचन था ही नहीं, और जैसे ही वो अंदर जाती है तो गेट लग जाता है। उसके बाद जो अंदर होगा उसके बारे में आपको क्या ही बताऊं, शायद आप अज्यूम कर ही लेंगे। अंदर था हेमलता जी का 27 साल का बेटा मृत्युंजय, और वो चंपा विश्वास के साथ हैवानियत करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जब चंपा वहाँ से निकलती है तो वो विधायक की ओर देखती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि वो ऐसा कुछ बोलती नहीं है, शर्म से उसकी आंखें झुकी हुई थी। वो बस हेमलता को अपनी भरी आंखों से देख रही थी। इधर चंपा कुछ बोल पाती उससे पहले ही हेमलता जी ही चंपा को बोल देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे साथ अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि तुम्हारी हमने वीडियो भी बना ली है। तो अगर तुमने किसी को इसके बारे में बताया तो हम इसको वायरल कर देंगे और तुम्हारी बदनामी तो होगी होगी। जब जैसे ही चंपा को ये चीज़ पता लगती है तो वो शॉक्ड कि अरे, एक तो मेरे साथ तुमने ये काम किया, ये गंदा काम किया, मैं एक औरत हूँ, तुम भी एक औरत हो। मतलब मन में वो सोच रही थी कि मैं भी एक औरत हूँ, तुम भी एक औरत हो, और तुमने मेरे साथ ऐसा होने दिया। यहाँ तक चंपा को ये लग रहा था कि शायद इसके बारे में हेमलता को नहीं पता होगा, लेकिन हेमलता को ये सारी चीज़ें पता थी, और हेमलता इसमें अपने बेटे का सपोर्ट भी करती है एक औरत होते हुए। चंपा को जब ये चीज़ पता लगती है तो उसके आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कर भी कुछ नहीं सकती थी। वहाँ पे बैठे बाकी विधायक भी उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। चंपा शर्मसार वहाँ से बाहर निकल जाती है।
इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती अपने, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती है बदनामी के डर से। कुछ दिन बीतता है, चंपा को फिर से बुलावा आता है। चंपा मजबूरी बस जाती है कि भाई उनके पास वीडियो है, वायरल ना कर दें। जब चंपा जाती है उसके साथ फिर से वही काम शुरू हो जाता है। इस सिलसिले को अब काफ़ी दिन हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि चंपा इसके बारे में थक हार के अपनी सास को बता देती है। जैसे उसकी सास को इसके बारे में पता लगता है, शी वॉज शॉक्ड कि अरे मेरी बहू के साथ ही हो क्या रहा है, वो भी एक एमएलए के घर पे। तो उनकी सास भाई विरोध करने के लिए जाती हैं। जैसे ही वो जाती हैं अंदर, मृत्युंजय बैठा था। मृत्युंजय गेट लगाता है और उनके साथ भी वही करना शुरू कर देता है जो उसने चंपा के साथ किया था। मतलब सोचिए, एक बूढ़ी औरत के साथ भी गंदा काम। मतलब वो आदमी कितना हैवान होगा, इसका अंदाज़ा लगाइए आप। इसने उम्र का लिहाज भी नहीं किया। इतना भरा हुआ इंसान, इतना भरा हुआ इंसान, इतना हैवान, मतलब इमेजिन करते हुए भी मुझे घिन आ रही है। अभी तक तो एक विक्टिम था, अब 2 हो जाते हैं। इसके बारे में बाद में जब उसकी भतीजी, चंपा विश्वास की भतीजी को पता लगता है तो वो इस चीज़ का अपोज करने के लिए जाती है, लेकिन मृत्युंजय उसके साथ भी वही काम कर देता है। अंत में जब इसके बारे में उसकी दोनों नौकरानियों को भी पता लगता है चंपा की, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि शायद उसको छुड़ा लें या एमएलए से शिकायत करें। तो वो दोनों भी जाती हैं और मृत्युंजय उनके साथ भी करता है। एक इंसान जो अभी तक 4 महिलाओं के साथ, 4 नहीं एक्चुअली 5 महिलाओं के साथ एक काम कर चुका है, इसके बारे में सबको पता है। उसके घर में उसकी माँ को पता है, जो कि खुद एक औरत है, और शी इज़ सपोर्टिंग। मतलब दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग यार। एक औरत दूसरे औरत का रेप, सॉरी, एक औरत दूसरे औरत के साथ ये सारी चीज़ होते हुए देख रही है, जान रही है, और शी इज़ सपोर्टिंग इन इट। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा है। अब ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन चंपा विश्वास प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसके बारे में वो अपने हस्बैंड को तो बता नहीं सकती है, तो चंपा विश्वास किसी बहाने से अपने मायके कोलकाता जाती है। वहाँ जाकर के अपना अबॉर्शन करवा लेती है, और सिर्फ अबॉर्शन ही नहीं, साथ के साथ वो अपनी नसबंदी भी करवा लेती है कि क्योंकि अगर ये सिलसिला तो चलता रहेगा तो बार बार प्रेगनेंसी लेने से अच्छा है क्यों ना नसबंदी करा ली जाए। अब चंपा विश्वास जब अपनी नसबंदी और अबॉर्शन करवा करके लौटती हैं तो उनके साथ सिलसिला चलता रहता है। इस सिलसिले को लगभग 2 साल हो जाते हैं। 2 साल बाद थक हार करके चंपा विश्वास को अपने हस्बैंड को बताना ही पड़ता है। वो सोचती कि अब जो होगा होगा, इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। इस चीज़ को लगभग 2 साल हो चुके हैं और ये इंसान अभी भी रुकने के लिए राज़ी नहीं है। चंपा विश्वास को शुरू में ये लगता है कि शायद ये रुक जाएगा एक समय के बाद, क्योंकि इंसान है, शायद मन भर जाएगा, राइट। लेकिन वो इंसान नहीं, वो हैवान था। तो चंपा विश्वास अपने हस्बैंड को बता देती है। चंपा विश्वास वो बताती है कि कैसे कैसे उसके साथ 2 साल तक ये चीज़ें हुई, कैसे उसके साथ के साथ, कैसे उसके सास के साथ ये सारी चीज़ें हुई, कैसे उसकी भतीजी के साथ ये सारी चीज़ें हुई, कैसे उसकी दोनों नौकरानियों के साथ भी ये चीज़ें हुई। जैसे ही बीवी विश्वास को उसके बारे में पता लगता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। सबसे पहले तो उनका गुस्सा अपनी ही वाइफ पे टूटता है कि तुमने 2 साल तक मेरे को इसके बारे में बताया क्यों नहीं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें इस चीज़ से रोक रही थी। तो चंपा बताती है कि शी टोल्ड हर कि उनके पास उसकी वीडियो है, तो इसी डर से उन्होंने कभी बताया नहीं। लेकिन ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए मुझे थकार के आपको बताना पड़ा। अब बीवी विश्वास, जैसे उनको ये पता लगता है, वो अपनी वाइफ के साथ जाते हैं थाने। वहाँ जाकर एक कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट को लेता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने काम किया है वो कौन है? विधायक का बेटा मृत्युंजय। सोचिए, एक IAS ऑफिसर कंप्लेंट कर रहा है, उसकी कंप्लेंट नहीं ली जा रही है। ये था उस वक्त का लॉ, ये था उस वक्त का कानून। अब बीवी विश्वास वहाँ से खाली हाथ लौट के अपने हायर ऑफिशियल्स को इसके बारे में बताते हैं। एक IAS ऑफिसर पुलिस स्टेशन से खाली हाथ लौट गया, मतलब उसकी पावर इज़ लाइक ज़ीरो, कोई पावर नहीं है उसकी, राइट। नाम का IAS है वो यहाँ पे सिर्फ। जब वो अपने हायर ऑफिसर्स को बताते हैं तो वो लोग भी इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाते हैं। थकार करके बीवी विश्वास सोचते हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव उसकी मदद करेंगे। वो उनके पास जाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव पता क्या कहते हैं? ही सेड कि कोई बात नहीं, होता रहता है, भूल जाओ, आगे से नहीं होगा, मैं बात कर लूँगा। बीवी विश्वास को लगता है कि शायद वो उनको सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, तुम्हारे साथ हो गया, अब तुम सहो, अब आगे से नहीं होगा, इस बात की गारंटी लेते। मतलब सज़ा नहीं दिलवाऊंगा, बट अब मुंह बंद रखो, आगे से नहीं होगा। इस चीज़ से बीवी विश्वास काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या, किसके पास जाए। चीफ मिनिस्टर तक ने तो उनको खाली हाथ लौटा दिया है। तो अंत में वो एक लेटर लिखते हैं उस वक्त के राज्यपाल सुंदर सिंह के पास। जब ये लेटर उनके तक पहुंचता है तो इस लेटर को उनके पास पहुंचने के बाद वो कुछ कदम उठाते हैं, इस बारे में मीडिया को बताना शुरू करते हैं। जब मीडिया को इसके बारे में पता लगती है तो मीडिया सारी चीज़ें सर्कुलेट करना शुरू कर देती है, और इस सर्कुलेशन में एक आर्टिकल भी छप जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से कि कैसे एक विधायक का बेटा एक IAS ऑफिसर की बीवी के साथ ये सारी चीज़ें 2 साल से कर रहा है। प्रशासन इसके बारे में
दे आर डूइंग लाइक नथिंग, कुछ नहीं कर रहे। जैसे ही ये चीज़ अखबार में छप जाती है, लोगों का आक्रोश टूट जाता है कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हो रहा है हमारे राज्य में। अगर एक आईएएस ऑफिसर की बीवी, इफ़ शी इज़ नॉट सिक्योर्ड, अगर वो ही ठीक से सुरक्षा के साथ नहीं रह सकती है, तो फिर हमारी क्या औकात है। कल को हमारे साथ भी होगा और कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ कुछ ये सारी चीज़ें हो गई और हमारा कानून उसको सज़ा नहीं दिलवा सकता है, उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकता चंपा विश्वास को, तो हमारी तो फिर क्या ही औकात है। जनता का आक्रोश टूटता है। और जब जनता एक तरफा बीवी विश्वास की साइड होती है, तो जनता का पीछा करते करते कौन आता है, उस वक्त के विपक्ष के लीडर सुशील कुमार मोदी, वो भी बीवी विश्वास के साथ आ जाते हैं इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए। अंत में जब सारे एक तरफा हो जाते हैं, तो पुलिस को कंप्लेंट लेनी ही पड़ती है। वो तुरंत मृत्युंजय और उसकी माँ को गिरफ्तार करते हैं। दोनों को कोर्ट सज़ा सुनाती है कि 3 साल उसकी माँ को एंड 10 साल उसके बेटे को। अब मैं ये चीज़ें आपको इतनी आसानी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद उसकी माँ छूट जाती है मृत्युंजय की, लेकिन मृत्युंजय भी जेल में था। इधर बीवी विश्वास एंड चंपा विश्वास दिल्ली में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। 5 साल बाद जब वो दोनों लौटते हैं, तो उनको पता लगता है कि उसकी माँ तो छूट चुकी है अपनी सजा काट करके। और साथ के साथ मृत्युंजय ने हाई कोर्ट में अपील लगा दी है। हाई कोर्ट लिसनड इट, हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी 5 साल बाद। मतलब एक आदमी जिसने 5 महिलाओं के साथ एक काम किया, गंदा काम किया, आई कैन नॉट से द वर्ड, उसको 5 साल बाद हाई कोर्ट सेट कि तुम जाओ, कोई बात नहीं, गलती होगी। अब क्योंकि पावर है भाई, पावर डज एवरीथिंग, पावर सब कुछ कर देता है। और ऐसा ही हुआ, पावर डिड एवरीथिंग। जब इसके बारे में बीवी विश्वास को पता लगता है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है कि मैंने इतनी मशक्क़त से उनको सज़ा दिलवाई। उस आदमी वो आदमी जिसको शायद फांसी मिलनी चाहिए था, उसको 10 साल की सज़ा दी पहले तो कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद ही छोड़ दिया। तो बीवी विश्वास की हालत ख़राब हो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब रहने लग जाती है। कुछ समय बाद बीवी विश्वास को ये सारे माँ बेटा एंड ऑल दीज लीडर्स सब मिल करके परेशान करना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र एंड ऑल। तो उनकी तबीयत ख़राब होते होते अंत में वो अपना दम तोड़ देते हैं। यहाँ पे चंपा विश्वास की लाइफ वीरानी हो जाती है। चंपा विश्वास के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि अब वो करे तो करे क्या। अंत में वो अपनी माँ के पास कोलकाता चली जाती है। मतलब यहाँ पे रेपिस्ट उसकी माँ तो ठीक ही रह जाते हैं। सज़ा कौन भोगता है? चंपा विश्वास। उसका पति उसकी दुनिया इस दुनिया से जा चुका था। चंपा विश्वास की ज़िंदगी पूरी तरीके से नर्क हो चुकी थी। अब पूरे देश को उसके बारे में पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, और जिसने किया वो अच्छा खुलेआम घूम रहा है इज्जत के साथ। मतलब सोचिए उस वक्त का लॉ एंड ऑर्डर कितना सड़ा हुआ था। जिसने 5 औरतों के रेपिस्ट को छोड़ दिया। खैर कर भी क्या सकते हैं, यही सच्चाई है। जब मैं इस केस को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत शौक लगा कि यार ठीक है सब कुछ हुआ, बट जो कल्प्रिट है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। सज़ा मिली भी, बट नाम की सज़ा। जैसे ही सब कुछ ठंडा पड़ता है, लगभग 5 साल बाद कोर्ट उन्हें छोड़ देता है। वैसे सच्चाई भी यही है दोस्तों, जब तक जनता किसी चीज़ पे आक्रोश दिखाएगी, सारी चीज़ अच्छे से काम करेगी। जैसे ही जनता ने उसके बारे में पूछना बंद किया, उसके बाद ये सब अपनी मनमानी करते हैं। अंदर बैठे जो सिस्टम में लोग हैं वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। खैर इसके बारे में हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं, सिर्फ अपना नज़रिया बदल सकते हैं, सिर्फ दूर से खड़े होकर के देख सकते हैं, कैंडल मार्च निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में फ़ैसला प्रशासन के लोगों के पास ही जाता है। खैर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।